हेलो, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल ट्रूली डिकोडेड पे। यहाँ हम सारे बिजनेसेस जो भी हैं, जो यंगस्टर्स आजकल सोचते हैं कि ये बिजनेस करना बहुत आसान है, बट मैं उनको इनके पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स दोनों बताऊंगा, दोनों डिकोड करूंगा। मैं हूं आपका ऑफिशियल डिकोडर और आज इस एपिसोड में हम मिलते हैं देश दीपक सिंह जी से। मोस्ट वेलकम सर। ये हमारे साथ जुड़े हैं सर। ये सर फाउंडर हैं यंगस्टर्स फाउंडेशन ग्रुप के। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें ज़रा कुछ बताएं। मैं अपनी जर्नी ये है कि मैं बेसिकली उन्नाव से बिलोंग करता हूँ और लखनऊ जैसे शहर में मेरे फादर पोस्टेड थे और हम लोग यहाँ पर सन 1980 के अराउंड यहाँ पर 88 के अराउंड यहाँ पर हम लोग आ गए थे और तब से यहीं स्कूलिंग हुई, महानगर बॉयज़ का पढ़ा हुआ हूँ। और ड्यूरिंग द स्कूल टाइम जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो आपका एक कोई ना कोई सपना बन रहा होता है कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बन रहा है। और मैंने वहाँ पर किस्मत से एनसीसी ज्वाइन कर ली थी। तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ये हो गया कि साहब अब तो जाना है तो आर्मी में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। लगा कि ना कि आर्मी मतलब वो एक अलग था। तो आज भी मेरी एनसीसी की ड्रेस मेरे साथ घर पे रखी मिलती है। आज भी वैसे ही मैंने बैचेस रखे हुए, मेडल्स रखे हुए। हम उसको कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि घर का इकलौता बेटा था और ये था कि मदर का था कि नहीं नहीं सब कुछ कर सकते हो लेकिन तुम्हें सेना में नहीं जाना है। मेरा इकलौता बेटा है, कैसे जाएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और मैं एनडीए क्वालिफाई हुआ बट मैं नहीं गया। तो उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है तो क्या करना। तो फादर ने समझाया कि पत्रकारिता आपका जो है चौथा स्तंभ होता है, आप उसको ज्वाइन करिए और जो सैनिक होते हैं ना उनकी समस्याओं को आप बाहर निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने मास कॉम में एडमिशन ले लिया और एक जर्नलिज्म की जो मेरा करियर था वो चलने लगा। और लकली ये था कि हम उस पर अच्छा काम कर रहे थे, मतलब लोगों का सपोर्ट मिला, गाइडेंस अच्छा मिला और काफ़ी चैनल्स में काम करने के बाद लेकिन एक समय बाद हुआ कि आपको दिल्ली ट्रांसफ़र होना है। मैं लखनऊ छोड़ नहीं सकता था तो मैं अपनी पढ़ाई मैंने बंद नहीं करी। बट उसमें एक चीज़ आई कि जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो जैसे आप किसी चैनल के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करते हो या कुछ भी करते हो और आप किसी थानेदार को फ़ोन करते हो और कहते हो साहब आपने इस आदमी को क्यों पकड़ा है, या ये जो आपके यहाँ आप बता रहे हो कि ये बड़ा हमने खुलासा किया तो क्या अपराध था इसका। वो बोलते हैं साहब इन सेक्शंस में हमने इनको पकड़ा है। अब एज एन जर्नलिस्ट मैंने जर्नलिज्म तो पढ़ा है बट मैंने लॉ नहीं पढ़ा। तो हुआ क्या कि अब मुझे उस सेक्शन का सही पता नहीं। पहली बात तो ये सेक्शन किस उसमें आता है, किस एक्ट में आता है, प्लस उसके बाद ये लगा कि साहब उस सेक्शन का जो अपराध है क्या वाकई उसने वो अपराध किया भी है कि नहीं किया है। तो मैं खबर क्या लिखूंगा, मैं क्या रिपोर्टिंग करूंगा उस पर। तो जस्ट इसकी जिज्ञासावश हमने लॉ ज्वाइन कर लिया, लॉ करने लगे और लॉ के साथ कंपटीशन की तैयारी करना, ये सब चीज़ें हमारी चलती रही, अपना चल रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे फादर का मन था कि मैं वकालत करूं और मुझे लगता था यार मैं वो तो कर ही नहीं पाऊंगा कभी और जॉब मुझसे होनी नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि ठीक है चलो करते हैं। 2014 में आकर के हमने एज एन एडवोकेट हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। वहाँ पर चूंकि 2014 में हम ये कर तो रहे थे बट एक जो ग्रेजुएट बच्चा होता है ना, जब आप यंग एकदम यंग ब्लड होते हो, नए नए आप ग्रेजुएशन से निकल रहे होते हो, तो आपको लगता है कि यार हमें कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट हमें कुछ करना है। और ये एक जिज्ञासा मुझे लगता है कि हर एक यूथ के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो आप नई चीज़ें सीख नहीं पाओगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जितना हम किताबों से सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम समाज में रह करके इस देश को या विदेश जो भी है पूरे आप दुनिया को घूमेंगे जितना ज़्यादा, वो जो लर्निंग आपकी होगी वो शायद किताबों से उतनी अच्छी ना हो। तो ट्रैवल को लेकर के तो 2010 में हम कुछ दोस्तों ने बैठ करके ऐसे ही एक बंद कमरे में बैठे और बातें कर रहे थे सोसाइटी को कुछ करने के लिए। तो हमने एक सोचा कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ करेंगे। क्या करेंगे मुझे डिसाइडेड नहीं था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि ब्लड डोनेशन करेंगे। फिर ये लगा कि साहब हम ऐसे किसी हॉस्पिटल में नहीं कर देंगे, हम कमांड में जाके सैनिकों के लिए करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा हम लोगों के जहन में था। तो हम लोग पहुँचे, कमांड हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ बात करी। वहाँ की पीआरओ थी मैम सागर, उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि यार आप आए तो हो हमारे पास बट ये बताइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं रजिस्टर्ड तो है नहीं, खाली एक नाम रख लेने से क्या होता है। तो हम लोग ऐसे ही कहते थे सब हम वी करते थे। अब उस वी में ये सोचा कि चलो कुछ इसका नाम रखा है, जो डिक्शनरी खोलना और ये सब करना, उसमें करने में ये दिमाग में आया कि तब हम लोगों ने एक नाम रखा वी द न्यू डेफिनेशन ऑफ यंगस्टर्स फाउंडेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वी यंगस्टर्स फाउंडेशन कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि युवाओं की नई परिभाषा हम,
मतलब इसका अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हम एक नई डेफिनेशन देना चाहते हैं। जो यूथ के लिए कहा जाता है कि यूथ बिगड़ रहा है, यूथ खराब काम कर रहा है, तो हम ये चाहते थे कि हम ये एग्जाम्पल सेट कर पाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर सही सपोर्ट, सही गाइडेंस मिले तो हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो यूथ को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने किया और फिर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में सोचा। तो पहले 146 ब्लड डोनेशन 2010 में हमने किए और हमने ये सोचा कि हम शहीद परिवारों के सम्मान में एक काम करेंगे। ठीक है, तो वो एक अलग जर्नी है हमारी और वकालत के साथ ये एक हम चलाते चले आए और आज एज एन एडवोकेट काम कर रहा हूँ। बस इतना ही है मेरे, और क्या है। तो सर ये जो है, आपको ये लगा कि हमें कुछ नया करना है इसलिए हम ये काम करें, या आपके दिमाग में था कि नहीं ये काम मुझे करना है, सेवा का काम करना है, इसलिए मैं एनजीओ बनाऊंगा? मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या था सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मैं इस पे आपको बताऊं, जो एनजीओ जब हम फॉर्म कर रहे थे, जब हमें ये लग रहा था कि हमें एनजीओ फॉर्म करनी है, तो हमें जो सबसे ज्यादा लैक लगता था कि हमें किस चीज पे काम करना है। आपका एक विजन होता है, एक मिशन होता है जिसपे आप काम करते हो। हर एनजीओ हर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे काम करती है। हम यूथ पे फोकस थे और हमारा मन था ये कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मैं लखनऊ शहर का पढ़ा हूं। मैं लखनऊ शहर के एक रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ा और उसके बाद फिर हम पहुंच गए। अगर आप पैरेलली उसी जिस सन में मैं इंटर पास कर रहा हूँ, उसी सन में आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के किसी बच्चे का ले लीजिए, अगर वो इंटर पास कर रहा है तो शायद उसको उतना एक्सपोजर या उसको उतने करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं बताई गई हैं। अगर उसकी ड्राइंग अच्छी है तो फाइन आर्ट्स कोई चीज हो सकती है, या स्केचिंग में आप करियर बना सकते हो, या एनिमेशन में आप करियर बना सकते हो। शायद ग्रामीण अंचल में ये अवेयरनेस नहीं है। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि उत्तर प्रदेश में एक काउंसलिंग सेल होता है जो गवर्नमेंट का होता है। उसमें एक अधिकारी होता है, रिटायर्ड ऑफिसर होता है, उसका ऑफिस होता है, सारी चीजें होती है और उनका काम होता है कि वो करियर काउंसलिंग करें ऑल ओवर यूपी। ये उनकी ड्यूटी है। बट वो शायद अवेयरनेस की कमी है या ग्रामीण अंचल तक वो लोग नहीं पहुंचे। तो हमारा जो एनजीओ बनाने का फॉर्म का तरीका था, हम चाहते थे हमेशा से, और आज भी हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्लॉक लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, देखिए ग्राम में एक ग्राम पंचायत भवन होता है, हम चाहते हैं कि वहां पर एटलीस्ट उस गांव का एक पढ़ा लिखा, जो भी उस गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या उस गांव में जो जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स पे हम किसी एक टीचर को हम ये जिम्मेदारी दे पाएं कि भाई हम आप तक वो सारा डाटा प्रोवाइड कराएंगे कि ये अगर कोई बच्चा है, इस तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ आ गए हैं, या एआई से आजकल अगर बात करो तो एआई पे लोग पढ़ना चाह रहे हैं, उस पे कोर्सेज आ रहे हैं। कंप्यूटर में तुम क्या कोर्स कर सकते हो, एडिटिंग में क्या कर सकते हो, तुम सिंगिंग में कैसे करियर बना सकते हो, तुम डांस में कैसे करियर बना सकते हो, तुम जिसमें भी अच्छे हो, जिस चीज में अच्छे हो, तुम वक्ता अच्छे हो तो वक्ता का मतलब नेता नहीं होता। बिल्कुल, वक्ता का मतलब होता है कि वो एंकर हो सकता है अच्छा, वो स्पोक पर्सन अच्छा हो सकता है, वो एक काम कर सकता है, अच्छा हो सकता है, जर्नलिस्ट अच्छा हो सकता है। तो जर्नलिज्म में भी कैसे करियर बनाना है ये बताने के लिए तो हम आपको प्रोवाइड कराएं और आप उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले वहां से जानने के लिए। तो मेन मोटिव जो हमारी एनजीओ का ये रहा है हमेशा से। तो सर मेन एक तरह से देखा जाए तो आप भी उसी काम को लार्ज स्केल पे पब्लिक में कर रहे हैं और आप एक तरह से डोर टू डोर पहुंच रहे हैं पब्लिक की हेल्प करने के लिए, जो काम अभी हम डिजिटल माध्यम से ट्रूली डिकोडेड चैनल के थ्रू कर रहे हैं। सर तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको आइडिया, मतलब और भी बहुत सारे आइडियाज आए होंगे उस टाइम पे कि ये भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सर सोसाइटी में बहुत सारी हैं। बट सर स्पेसिफिकली आपने इसी प्रॉब्लम को क्यों चुना? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट था या किसी फैमिली में आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिला, कोई फ्रेंड्स ने बताया, जो भी आप सर साझा करना चाहें? इस पर मैं आपको बताऊं कि मुझे जो लगा, एक तो मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। मुझे ये दिख रहा था कि मैं ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ और ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं अभी ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे एमए करना है, मुझे कोई और कोर्स करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, क्या करना है। आप एक चीज़ की, ये मैंने आसपास देखा सोसाइटी में और डिस्कशन किया। आप एक बात सोचिए कि इंटर करने के बाद कोई भी व्यक्ति को, हमारे यहाँ यूथ को बेसिक, अगर आप इंडिया में बात करें तो मैक्सिमम यूथ के साथ ही प्रॉब्लम है कि उसका करियर लगभग उसके इंटर करने के 10 से 12 साल बाद जाके सेटल होता है। तब वो शायद फाइनल कर पाता है कि यार मेरा तो करियर ये था, या यही थी जर्नी, यहां से जो शुरू कर रहा था, ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे ठेकेदार बनना है, मुझे सिंगर बनना है, कुछ भी बनना है, ये मेरी जर्नी, अब मैं ये कर पा रहा हूं। ये वो जो 12 साल का गैप है ना, वो ट्रेवल कर रहा होता है। इंटर किया, अब क्या, या तो आपका क्लियर है कि बीटेक कर लिया, क्या बीटेक करने के बाद लड़का सिर्फ पूरी लाइफ इंजीनियरिंग करना चाहता है? नहीं। क्या डॉक्टरी करने के बाद वो एमबीबीएस एमडी कर लेने के बाद भी उसको लगता है कि नहीं यार, मैंने डॉक्टरी पढ़ ली, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, अब मैं चला अपना करियर बनाने?
वो करियर क्या, जो मेरे पसंद का है, जो मेरे मन का है, जिसको करने में मुझे खुशी मिलती है। कि मैं सोशल एक्टिविस्ट होना चाहता हूं प्रोफेशनली, मैं सिर्फ और सिर्फ एंकर होना चाहता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टीवी पे आना। जी जी। ये जो चीज थी, मुझे ये लैक लग रहा था सबके साथ। और दूसरा प्लस क्या लगता था, दूसरी चीज जो मुझे लगती थी, जब हम जर्नलिज्म पढ़ रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो जैसे हम अपनी क्लास में देखते थे कि हमारी बैच में जैसे हम हैं, ठीक है, या कोई और बच्चा है, तो पता चला कि उसको उतना ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है लखनऊ शहर या दिल्ली जैसे शहर में रह करके कि वो चीजों को तुरंत ग्रैब कर ले रहा है, वो लोगों को उसको कनेक्टिविटी पता है कि हमें यहां जा करके कोर्स कर लेना है या हमें ये कर लेना है, या उसको दुनियादारी के बारे में पता है। बिल्कुल सर। ग्रामीण अंचल से जो बच्चा आया है, पहले तो उसके बाद संघर्ष इस बात का है कि उसको घर कहाँ ढूंढना है, एक टूटी फूटी साइकिल से वो चल रहा है, उसको यही नहीं पता है कि ये कोर्स मैं करूंगा कि तो कैसे करूंगा, अच्छा इसमें है क्या, उसका स्कोप क्या है, और वो अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता। जी सर। और गांव के बच्चे के साथ समस्या क्या है कि गांव में की दिक्कत है कि वहां पर या तो आप सबसे, जो कहते हैं ना कि जो रैंक्स में सबसे नीचे बीटेक का कॉलेज हो, वहां से भी अगर बच्चा बीटेक कर रहा है तो गांव के लोग कहते हैं साहब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जी सर। मैं इस पर आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताना चाहूंगा कि हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें कहानी बताई कि वो हरदोई जिले के रहने वाले हैं। तो उनके यहाँ क्या हुआ कि एक उनकी बुआ का बेटा था और उसका सिलेक्शन हुआ आईएचएम में, होटल मैनेजमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ, और वो शायद ग्वालियर या कहाँ के उसमें वो गया कोर्स करने के लिए। तो गांव में ये बात फैली कि अरे भैया भैया का एडमिशन आईएचएम में हुआ, आईएचएम में वो बड़ा वो काम करते हैं और बड़ा सीख रहे हैं, उसमें बड़ा पैकेज मिलेगा, ये होगा वो होगा। एक गांव में शादी पड़ी, उस शादी में वो आए और वहां पर सब बुजुर्ग बैठे। तो ये होता है ना, जब कोई बड़ी जगह पहुंच जाता है पढ़ने के लिए या शहर पहुंच जाता है तो उसको बड़ा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगती है, गांव के लोग कंपेयर करने लगते हैं अपने बच्चों से। तो वहाँ बातचीत होने लगी, तो वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं, अच्छा तो भैया वहाँ क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर हम लोग चावल के इतने डिशेस बनाते हैं या हम ऐसे करते वैसे करते। तो उस पर 4 लोगों ने इतनी तेज डांटा, हलवाई बने गए रहो क्या तुम, है ये तो हमारे यहाँ तमाम हलवाई बना लेते, तुम क्या सोचो वहाँ हलवाई बनने का, तुम्हारा ये दिमाग खराब। अल्टीमेटली उससे वो कोर्स छुड़वा दिया गया। इतना दबाव आया। ये रीजन क्या था, क्योंकि अवेयरनेस गांव में थी ही नहीं। बिल्कुल सर। उस कोर्स से एक आईएचएम से पढ़ा हुआ लड़का कितनी रेपुटेटेड जॉब कर सकता है, कितनी चीजें कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है। हम व्यक्ति के जो पोस्ट है ना उससे उसको आंकने लगते हैं। बिल्कुल। दिक्कत ये है। जी सर। एक गार्ड, एक पियोन जो जॉब कर रहा है, ये उसकी जॉब है। अगर उससे उसको प्यार हो जाए तो वो कितनी खूबसूरती से सफाई करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहिए कि ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम पढ़े नहीं इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है, जब आप उसको ये कहोगे तो उसका उस काम में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर आपको के साथ ये सफाई अच्छी नहीं करता। सफाई वो इसलिए अच्छी नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने काम को खुद पसंद नहीं कर रहा। जी सर। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं, जैसे हम यहाँ बैठे, ये माइक मेरे सामने लगा हुआ है, इसको जिसने इसका फॉर्म बनाया होगा क्या वो बहुत बड़ा इंजीनियर होगा? वहां काम करने वाला शायद वो किसी आईटीआई का बच्चा होगा, किसी नॉर्मल सी इंजीनियरिंग का बच्चा होगा जिसने स्टैंड या ये सब बनाया होगा, पार्ट बनाया होगा, ये बोर्ड बनाया होगा। भले इसको डिजाइन करने वाला कोई स्मार्ट इंजीनियर हो सकता है कि हम इसको ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन इसको बनाने वाला तो कोई छोटे पद पे बैठा कम पैसा कमाने वाला आदमी होगा। बिल्कुल। मैं यूज तो इसको कर रहा हूं ना, आज अपनी चीजों को बोलने के लिए अच्छी सी आवाज आ रही है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी, उस काम की रिस्पेक्ट करनी है जो नहीं है। तो ये दिक्कत जो हमें लग रही थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने ये सब सुनी ना कहानियां, तो हमें लगा कि यार कुछ ऐसा करना है कि जो हम अवेयरनेस करियर को लेके फैला पाए कि आपको 12 साल ना लगे। नहीं, बहुत बढ़िया सर। आप मतलब एक तरह से आप यूथ को तो ट्रेन कर ही रहे हो, साथ ही साथ एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हो कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम इम्पोर्टेंट है और हर काम को अगर हम मन से करें तो हम डेफिनेटली कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर मैं अब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस एरियाज में, किस ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर कर रही है, किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को कवर कर रही है, ताकि कल को आपसे और वॉलंटियर जुड़ना चाहें तो उनको थोड़ी जानकारी हो, या आप जैसे कोई और लोग करना चाहें तो आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। देखिए मेरा मकसद सीधा सीधा सा रहता है कि हम लोगों ने बड़ों से एक चीज़ सीखी है, और ये मुझे लगता है कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या आप सब ने इस बात को बहुत नॉर्मली तरीके से सुना हुआ है कि जिससे प्रॉब्लम है या जिसकी प्रॉब्लम है उसी से डिस्कस करना चाहिए।
जैसे हम लोग यहाँ रिश्तों के लिए कहा जाता है ना घरों में, कि अगर आपको आपकी बहन से प्रॉब्लम है या आपको आपकी पत्नी से या पति से प्रॉब्लम है, तो किसी थर्ड आदमी से बात करने से बेहतर है कि उसी आदमी से जाके बात करिए। अब आप इसी को सोसाइटी पे ले आइए, जो मोटिव हमारा काम करने का है। सोसाइटी की बात है ना, हम जिन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, हम जिन इश्यूज पे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है बिल्ड। मैं सेमिनार्स और वर्कशॉप का रिलेवेंस को डिनाई नहीं करता कभी भी, उनकी अपनी एक रिलेवेंसी है, उनको होना चाहिए, वो होते रहना चाहिए। बट मुझे जो लगा, या हमें जो हमारे पूरे साथ के लोग थे जो हम लोग काम कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, उसमें जर्नलिज्म भी हैं, जर्नलिस्ट के भी लोग, जर्नलिज्म के भी लोग हैं, प्लस उसमें लिटरेचर फील्ड के एकेडमिशियंस भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, रिटायर्ड जजेस भी हैं, और तमाम लोग हैं उसमें जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमें ये लगा कि मतलब सोसाइटी के बीच की बात है, चलो सोसाइटी में चल के करते हैं। तो सोसाइटी के बीच में आप जाओगे कैसे? आप गांव में जा करके किसी को इकट्ठा ऐसे नहीं करोगे। देयर शुड बी समथिंग जो अट्रैक्ट करता हो आदमी को, उसको लगता हो कि यार ये क्या है, कुछ तो है। ठीक है, तो हमें पता है कि नुक्कड़ नाटक जो होता है, नुक्कड़ नाटक इज द बेस्ट फॉर्म, मतलब उसको ले कहा गया कि मतलब ये एक सबसे बेहतर तरीका है अपने मैसेज को ले जाने का। क्योंकि नुक्कड़ नाटक का 3 फेज होता है। पहला, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट इज अ रीजन, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, समस्या तो है, उस समस्या के होने का कारण क्या है। तीसरा होता है उसका समाधान क्या है। ये 3 चीजों पे नुक्कड़ होता है। अब समाज के बीच की प्रॉब्लम क्या है, हमें समाज में जाना कैसे। सबसे बड़ी बात तो कि ट्रस्ट इश्यूज। आज से आप 40 साल पहले की बात कर ले, 25 साल पहले या 50 साल पहले की बात कर ले, 100 साल पहले की बात कर ले, आपने देखा है कि पहले लोगों की जबान पे कितना बिलीव होता था लोगों को, कि अगर किसी ने कह दिया कि आज से 18 साल बाद जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपने बेटे की शादी आपसे करूं, आपकी बेटी से करूंगा, और उस बात को वो लोग 20 साल तक निभा रहे होते थे, भले वो आदमी जिंदा रहे ना रहे। क्यों? क्योंकि किसी ने कमिटमेंट कर दिया, या किसी ने कमिट कर दिया कि भाई ये जगह आपके लिए है, आप ये घर बना के रखोगे। कि जनरेशंस में भी सर वो फॉलो होता था, चीजें हैं वो फॉलो होती थी, वो फॉलो होती थी। आज की तारीख में ऐसा है क्या? नहीं है। आपको मुझसे 2 मिनट बात करनी है, अगर आप मुझसे ये भी कह दो कि भाई साहब मैं आपसे फोन पे बात करना चाहता हूँ, तो शायद मैं आ सकता हूँ, तो प्लीज मुझे मैसेज करके पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि वेदर आई एम फ्री और नॉट। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत हो गई, ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो गए, और हमारी जो फैमिलीज हैं, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, वो टूटती चली जा रही है, वो खत्म होती चली जा रही है। और उसी का रीजन है कि हम डिपेंड हो रहे हैं दूसरों पे। ठीक है, हम बाहरियों पे डिपेंड हो रहे हैं बशर्ते अपने घर के। तो इसके लिए हमें लगा कि हमें सोसाइटी में जाकर के काम करना है, इसलिए हमने सोसाइटी को चुना। अब आपका जो सवाल है कि हम किस ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया हमारा है, पहली बात तो कि हम ग्रामीण अंचल का हो, या मिडिल क्लास फैमिली हो, या एलीट क्लास हो, कोई भी क्लास हो, हम सबके लिए बात करते हैं। सोसाइटी तो सबके लिए एक जैसी, सोसाइटी सबके लिए एक जैसी है, क्योंकि हम एक इस थ्योरी पे चलते हैं। थोड़ा सा हमें लगता है कि फॉर एन एग्जांपल, एक ऑफिस, आपका ऑफिस है, मान लीजिए आपका ये पूरा सिस्टम है, कोई एक व्यक्ति होगा आपके में जो सबसे ज्यादा इसको टॉप पे बैठा होगा, जो इसको लीड कर रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है, जिसकी बात सब सुनते होंगे। ठीक, भले वो 5 लोगों का ही ऑफिस क्यों ना हो, या 50 लोगों का हो, या 5000 लोगों का हो, वहां पर एक तो बॉस होगा ना। बिल्कुल, हायरार्की चैनल्स होगा, और उस हायरार्की चैनल्स में फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंडीशन ये होगी कि जो टॉप मोस्ट बैठा हुआ आदमी है उसके भी कुछ रूल्स होंगे, उसको भी उन रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये फैमिलीज में क्यों नहीं, ये सोसाइटीज में क्यों नहीं? क्यों हमको ये बोला जाता है कि आपको अपने इसी साइड में चलना है, राइट साइड चलिए, लेफ्ट साइड में चलिए, उधर से दूसरा आदमी आ रहा है। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है आपको ये क्रॉस नहीं करना, ये बैरिकेडिंग है, ये रोड पे चलते वक्त ये व्हाइट पट्टी है, इस व्हाइट पट्टी के, अगर उस व्हाइट पट्टी के भी नियम है जो हम लोग नहीं पढ़ते, कि अगर थोड़े थोड़े ब्रेक करके है तो आप क्रॉस कर सकते हो, अगर पूरी है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये नियम क्यों बनाए गए? भाई मेरा मन है, मैं उधर से चलना चाहता हूँ, मैं इधर चलना चाहता हूँ, ताकि व्यवस्था बनी रहे। जी बिल्कुल, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घरों में या परिवारों में जो भी है, छोटों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो कोई बात कही, कोई काम करने को कहा, तो बिना प्रश्न के वो छोटा वो काम कर भी आएगा।
जब से ये खत्म हुआ तो अब ये प्रॉब्लम, जो हम इन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त, ये प्रॉब्लम हो गई, और प्लस करियर को लेकर के हो गई, जो यूथ को हमें समझाना, गाइड करना है। तो इसमें ग्रामीण अंचल भी शामिल हो रहा है, इसमें मिडिल क्लास के, जो हम लखनऊ शहर की बात करें, कानपुर शहर, जहां जहां भी हम काम कर रहे हैं। कितनी सिटीज हो सकती हैं लगभग सर आप जहाँ काम कर रहे हैं? हम अभी तो जो हमने काम किया है, हमारा मेजर वर्क लखनऊ रहा है। ओके। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें अदर सिटीज को ज्वाइन कराने के लिए हमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और अभी हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शायद अभी बनने में समय लगेगा। हाँ, जो हमारा करियर वाला है उसके लिए हम बाराबंकी में हैं, उसके लिए हम सीतापुर में हैं, हम उन्नाव में हैं, हम रायबरेली में हैं, हम जौनपुर में हैं, और हम कानपुर में हैं, और लखनऊ में हैं। और जो उसके इंटीरियर एरियाज हैं हमने उनको कवर कर रखा है, जहां पर हम ये काम कर रहे हैं। हरदोई अभी हम पिच कर रहे हैं, उन्नाव में और 10 गांव ऐसे हैं जिनको हम पकड़ रहे हैं, और बक्सी तालाब के 12 गांव थे जिनको हमने गोद लिए, हमारे मदर फादर थे, मतलब कि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली, क्योंकि मदर फादर को मैंने करते देखा है कि वो अपनी इस एज में, जब वो 45 साल के थे, तो हम लोग छोटे थे, तो हमने उनको देखा है कि वो कैसे गाँवों को गोद लेते हैं, और मम्मी वहाँ पर महिलाओं को फ्री में सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं, उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रही हैं। फादर जा रहे हैं तो वहाँ की क्लीननेस पे काम कर रहे हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये बिना किसी संस्था के और बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ इसलिए कि उसको करना है, वो कर रहा है, तो हमने उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी दिया है, करना हम भी वही चाहते हैं। तो ये कुछ था हमारा काम करने के लिए। तो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी हम सबको लेके चल रहे हैं इसमें। सर आप ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी चला रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो सर ये जो वॉलंटियर्स हैं ये कैसे आप रिक्रूट करते हैं? इसका कोई प्रॉपर एक आपने सिस्टम बना रखा है, या आपके लेवल आप ही को सबसे आप मिलते हैं, या आपके और चैनल्स हैं? हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम वॉलंटियर्स नहीं रखते। ओके। हम या तो ऑर्गेनाइजर होते हैं या कोऑर्डिनेटर होते हैं। ओके। हमारा मानना ये है कि मैं इस संस्था का मालिक नहीं हूं, आई एम ऑल्सो अ सर्विंग पर्सन, जो इस आइडियोलॉजी को या इन विषयों पे काम करना चाहता है, इसलिए इसको वो हम चला रहे हैं। तो ये एक विचारधारा है। अब विचारधारा किसी एक आदमी की ओन नहीं हो सकती, ठीक। अब जैसे मैं हूं, मेरा काम आपको समझ में आया, आपको लगा यार ये काम तो अच्छा है, तो आप कहोगे ये मैं भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यही चेन बनाना चाहता हूं। मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि मैं ही खाली ये काम करूं, क्योंकि मतलब जिसे भी लगे कि ये काम शुरू करना, अगर आपसे संपर्क करके बिल्कुल मैं कहता हूं भैया, मैं तो आज भी कहता हूं, जो इस वक्त जैसे कि हम लोग जो कर रहे हैं, हमारा जो पैगाम इस पे होता है, जब हम लोग अभी आगे बात भी कर सकते हैं इस पे, उसमें मैं लीड ही नहीं करता। मैंने डिपार्टमेंट्स बट गए, जिसको जो डिपार्टमेंट समझ में आया उसने उसको ले लिया। जो हमारे यहाँ लोगों को जुड़ने की बात है, मैं आपको बता दूं कि मेरी संस्था है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसका अकाउंट है, हम पेपर वर्क पे सब कुछ अपना ठीक करके रखे हैं, उसके कुछ रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, वो चीज़ें हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी ऐसी जो जिसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है कि अपार्ट फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेंबर्स, उसके बाद अगर आपको संस्था का सदस्य बनना है तो आपको इतना रुपया दे करके मेंबर बनना पड़ेगा, आप इतना लाइफ टाइम कर सकते हो, इतना आप ईयरली कर सकते हो मंथली। हमारा कुछ ऐसा नहीं है। हमने कहा नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको लग रहा है कि उस गांव में, हाँ, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि आप इसको प्रॉपरली बिजनेस मत बनाइए। जी सर। ठीक है, संस्था है, संस्था में लोग अपना डोनेशन देते हैं, लोग डोनेट करें, और उस पैसे का एक एक हिसाब होकर के आप वहां पर जाके काम करिए, लोगों को अवेयर करिए, दैट्स इट। अब वो कोई भी कर सकता है। अगर उसने कह दिया कि भैया हम ये करना चाहते हैं, या भाई साहब हम ये करना चाहते हैं, सर हम ये करना चाहते हैं, हमने कहा भैया ये रही संस्था, ये रहा काम, चलो करते हैं, और हमें गाइड करो कैसे करना है, हम तुम्हारे साथ। तो अगर कोई जुड़ना चाहता है हमसे, किसी को लगता है कि हम जुड़ना चाहते हैं, तो भाई मोस्ट वेलकम। आपको हमारा मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में जा ही रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें सर को तो आप डायरेक्ट इनको मेल कर सकते हैं। थैंक यू। आराम से आप उसको ज्वाइन करें, और उसके बाद आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है, बस फोकस ये होना चाहिए कि अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। तभी हम नुक्कड़ का करते हैं। हमने नुक्कड़ का फॉर्म चुना। अब नुक्कड़ के फॉर्म को बड़ा सरल था हमारे लिए कि एक नुक्कड़ करते, एक नुक्कड़ की टीम बनाते, 10 कलाकार, किसी भी आप कहते हैं कि आप आजकल की तारीख में फिल्म इंस्टीट्यूट बहुत से ऐसे हैं जहां पर ट्रेनिंग सिखाई जा रही है, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो सीख रहे हैं, या कुछ बाय बर्थ एक्टर्स हैं। आप एक ग्रुप बनाते हो, और मैं जाता गाँवों में, खूब नुक्कड़ कराता, खूब नुक्कड़ कराता, खूब नुक्कड़ कराता।
ठीक है। और मैं कहता कि देखो भाई साहब मैंने तो 100 नुक्कड़ कराए महीने में, या मैंने साल भर में 1000 नुक्कड़ करा दिए, ठीक है, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे फंड दे दीजिए। नहीं, हमारा मोटिव ये है, यूथ की बात यूथ करेगा और यूथ से करेगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है ना कि हम फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बाय द पीपल, तो फॉर द सोसाइटी, टू द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी। जी सर। सर आपने फंड्स की बात की, तो अब थोड़ा मैं बिजनेस मॉडल पे आना चाहूँगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के। तो सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, सस्टेन करने के लिए हमें फंड्स की तो ज़रूरत पड़ती है, हम कोई भी काम करना चाहें। तो सर मैं ये क्या पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो फंड्स आते हैं, ये क्या वन टाइम लमसम फंड आते हैं लोगों से, या कुछ रेगुलर फंड्स भी आते हैं, या मिक्सचर ऑफ बोथ? आप इसको मिक्सचर ऑफ बोथ कह सकते हैं। आप उसके पीछे का रीजन, जैसे कि मैं, भाई संस्था है, उसका एक अकाउंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मेरी अर्निंग है एडवोकेसी से, ठीक है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं उससे पैसा कमाता हूँ, मेरे पास पैसा आता है, मेरी वाइफ है वो जॉब में है, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जब उन्होंने संस्था शुरू करी थी, या जो इस आइडियोलॉजी को या इस काम को लगता है उनको कि ये करना चाहिए और ये अच्छा काम है, अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, तो हम क्या करते हैं कि उनसे हमने कह रखा है और हमने भी तय कर रखा है कि मंथली अपनी इनकम का कुछ पैसा हम संस्था के खाते में डालते रहेंगे। वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, वो 10,000 25,000 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, हम लोग जितना करना चाहें। ये तो हो गया जो रेगुलर आ रहा है। प्लस जब हम अपना कैंपेन, जो पैगाम जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, पैगाम जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, या जो लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग कहते हैं भाई हम फिजिकली नहीं अवेलेबल हो सकते, हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई इसमें ये कैंपेन है, आप इसमें जैसे सपोर्ट करना चाहें। तो कोई होता है कि जो फंड दे देता है, तो संस्था के खाते में उसने डाल दिया, ठीक है। कोई होता है कि यार फंड डालो, फंड नहीं, मेरे पास ये सुविधा है, ये तुम्हारे लिए प्लस करेगा, तुम इसको ले लो, ठीक है। कि हमको उसने कर दिया कि फूडिंग का कर दिया, मीडिया का कर दिया, रेडियो का कर दिया, जो जैसे हमको सपोर्ट करते वो कर देते। चलो डेकोरेशन हमारी जिम्मेदारी, चलो प्रोडक्शन हमारी जिम्मेदारी, ठीक है भाई, प्रोडक्शन के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, तो हम इस तरीके से इसको पूरा करते हैं। जहां तक आपका है कि कोई भी संस्था सर्वाइव नहीं करती, तो मैं उस पर आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि शुरुआत में मैं किसी से फंड लेता ही नहीं था। मेरे दोस्त थे, हम सब लोग अनएम्प्लॉयड थे, और उस पर एक किस्सा बताना मेरे लिए जरूरी है अगर आपको बहुत दिक्कत ना हो तो। जब हमने 2010 में अपनी संस्था शुरू करी, उस टाइम पे जब हमने सोचा कि हम बाकायदा प्रॉपरली कहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप कराएंगे और एक शाम शहीद परिवारों के नाम रखेंगे, और उसमें हम कम से कम 5 से 10 शहीद परिवारों का सम्मान कराएंगे, और उस टाइम पे एक बैंड 2010 में ये बैंड्स बन के, रॉक बैंड्स का जन्म हो रहा था, बैंड्स परफॉर्मेंसेज होना शुरू हो रही थी, जो फील्ड पे आए थे उसके कुछ थे, तो एक बैंड था, उस बैंड से हमारी बात हो गई। अब उसके जो लीड सिंगर्स हैं वो बॉलीवुड के अच्छे सिंगरों में से एक हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्लान किया कि लखनऊ में पीडब्ल्यूडी का विश्वस्तरीय प्रेक्षागृह, हम इसको बुक करेंगे 14 फरवरी। सब लोग वैलेंटाइन डे को खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात समझते हैं, तो हम शहीदों के प्रेम में उस दिन करेंगे। हमने 2010 के 14 फरवरी हमने डे तय किया, हमने विश्वस्तरीय प्रेक्षागृह बुक करा लिया, ठीक है। हमने ब्लड डोनेशन कैंप करा लिए, ब्लड डोनेशन हो गए 146, उसमें से लगभग 40 से 45 लड़कियां थी जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया था, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमने किया था। और उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि अब हमारा ये सब कुछ डन हो रहा है, शहीद परिवारों से हमारी बात हो गई, हमारा सब कुछ डन हो रहा है, बट हमें कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, हमारे पास इतना पैसा नहीं था हम कर पाए, हम हॉल फ्री नहीं करा पाए। हम गवर्नर को बुलाना चाह रहे थे, गवर्नर के आने का डन हो गया कि हाँ वो भी आ जाएंगे, सब कुछ डन था, बस हमारे पास फंड नहीं था। और अल्टीमेटली हुआ ये कि हम प्रोग्राम नहीं करा पाए। उसके पीछे के 2 रीजन थे, भाई फरवरी है, क्लोजिंग का समय आ रहा है, मार्च है, ये मेरे आइडिया नहीं था, ये मेरा फेल्योर था, ये मैं सोच नहीं पाया, मेरा विजन नहीं था ऐसा। और दूसरा ये था कि हम जो भी जाएं, जैसे कि हम किसी भी बड़ी कंपनी के पास जाए, कोई हम गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, हम ये कर देंगे। अरे हमने कहा भाई हमको पैसा चाहिए, हमको बैंड वाले को पैसा देना है, वो गिफ्ट हैम्पर से नहीं खुश हो जाएगा है। अगर हम हॉल बुक करा रहे तो हॉल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, उसको हमें पैसा देना, हम कैसे देंगे उसको, हम नहीं दे पाएंगे। और अल्टीमेटली हम अनसक्सेसफुल हुए, हम फेल हुए। और फेल होने का नतीजा ये था कि 13 तारीख को सबसे माफ़ी मांग के मैसेज बनाकर, तब टेक्स्ट मैसेज वाला जमाना था, व्हाट्सएप था नहीं, तो टेक्स्ट मैसेज बना के सबसे माफ़ी मांगी। और इतना ज़्यादा हम हार जैसा होता ना कि फील हो जाता है आपको, वो हुआ कि हम यहाँ से गाड़ी पे ट्रेन पे बैठे और हम सीधे भोपाल निकल के जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। शायद वो फेल्योर ही है सर, जिस वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं। हमें जो मेरे मदर फादर से सेटअप मिला और हमने वहाँ पर काम करना शुरू किया। अब उस काम में जो बजट, पैसा कहाँ लगता है, पैसा लगता है आपको पैम्पलेट छपवाने में,
पैसा लगता है आपको उसको बंटवाने में, पैसा लगता है लोगों के पास जाने में, जो आप पेट्रोल डीजल खर्चा कर रहे हो इसमें। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग सवेरे सवेरे साइकिल से, पैम्पलेट भी कैसे छपता था, घर में कंप्यूटर रखा था पिताजी का दिया हुआ था, उस पर बढ़िया डिज़ाइन किया, क्योंकि जर्नलिज्म पढ़े थे तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की स्किल्स थी अपने अंदर, तो थोड़ा सा डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद उसको एक हमारे फ्रेंड की सिस्टर किसी ऑफिस में काम करती थी, तो वहाँ वो कितना भी प्रिंट निकाले उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता था, तो पर डे वो 100 प्रिंट या 50 प्रिंट निकाल के ले आती थी। हम लोग के पास प्रिंट इकट्ठा हो गया। अब सवेरे 5 बजे निकलते थे घर से साइकिल से और जाके लोगों के घरों में डाल आते थे। किस चीज़ के लिए? कि फला पार्क में बैठ करके आज ये बैठक है, आपको आना है। क्रिएटिव थी, राइटिंग स्किल्स ठीक थे कुछ लोगों के, हमारे साथ कुछ लोग जो अच्छे गीत लिख रहे हैं आज की तारीख में, तो हम लोग क्या करते थे वो लिख लिख के ऐसे हम डालते थे। तो कोई बजट ऐसा, अच्छा उस वक्त इतनी बुद्धि नहीं थी। आज की तारीख में सारा चीज़ें जो आपने कहा एज एन एडवोकेट हम एक एक चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं, तो हमारा सब रिकॉर्ड पे रहता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हमने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था कि हमें कोई रजिस्टर मेंटेन करना था, कुछ करना था, क्योंकि सब कुछ हमें काइंड में मिल रहा था, जो पैसा लग भी रहा था। फर्स्ट फंडिंग सर आपको कब मिली, मतलब स्टार्ट करने के कितने दिन बाद आपको, अगर याद हो? देखिए फंडिंग अगर मैं कहूँ तो फंडिंग मुझे ऐसी कोई फंडिंग हमें नहीं मिली कभी भी ना हमने। सर मैं एग्जैक्टली फंडिंग में नहीं, आप एक तरह से कह लीजिए कि एज ए मैन पावर किसी ने आपके काम पे बिलीव किया हो और कहा हो कि नहीं मैं आपका सहयोग करना चाहता हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम कब हुआ? 2014। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशी की फीलिंग आई? मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे एक भाई साहब थे, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मतलब हम उनका हमेशा से सम्मान करते हैं, और एक बड़े भाई हो, जैसे मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, बट एक बड़े भाई होने के नाते जो बड़े भाई का फील आता है ना, वो उनसे हमेशा आया हम लोगों को। ब्रजेश सिंह नाम है उनका। उन्होंने क्या किया कि मतलब ऐसे बैठा था मैं उनके पास, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ ये तुम क्यों करते हो, क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा मुझसे, उन्होंने कहा कि ठीक, अब तुम्हारा सब होगा काम, तुम्हें जो करना है सब तुम काम करोगे। आप यकीन मानिए कि मतलब अब मुझे उनके कहने पे कई लोग आए, कहाँ हो, फोन आता था कि कहाँ हो, हमने कहा यहाँ है भैया कुछ काम से, अच्छा रुको जरा यहाँ आना तो इधर जाकर हमसे मिल लेना। मिले, किसी ने 10,000 रुपये जेब में डाल दिया, ठीक है। किसी ने कहा कि ये तुम्हें ये वाला काम करो ना, ऐसा करो, होल्डिंग्स की चिंता मत करो, वो हम लगवा देंगे, ठीक है। ये उनका सपोर्ट था जो आपने कहा ना फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम उनका किया होता हमारे साथ। मतलब हम कैसे कर रहे थे, मतलब आपको मैं बताऊं कि अस्मिता थिएटर ग्रुप है दिल्ली में, आप सभी लोग जानते हैं, थिएटर का बड़ा नाम है, अरविंद गौड़ साहब है, बॉलीवुड एक्टर हैं। रांझना मूवी उस टाइम पे आप लोगों ने देखी होगी, 2014 के आसपास ही आई थी, उससे पहले की आई हुई है मूवी। उस मूवी के जो कलाकार थे, जो नुक्कड़ का था, वो सारी चीज़ें थी, थिएटर ग्रुप था, और नुक्कड़ उनका बहुत फेमस है दिल्ली में, उन लोग बहुत अच्छा नुक्कड़ करते हैं। तो उसमें एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं शिल्पी मारवाह, जो अभय देओल की बहन बनी थी, तो ये पूरी टीम सब साथ में तो उसका काम करती थी। तो हमें ये लगा कि हमने कहा कि भैया हम इनको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि इनके नुक्कड़ का लेवल बड़ा अच्छा और हम यहाँ के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। तो भैया का ठीक है उनको बुलाओ। और आप सोचिए कि हमने उनको बोला, हमने कहा, हमने गौर साहब से बात करी, शिल्पी से मेरे IIT कानपुर में कहीं संपर्क हुआ था, किसी फंक्शन में हम मिले थे, तो उसके बाद से टच में थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, अरविंद गौड़ साहब सर हम ये काम करते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट है और हम चाहते हैं कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आएँ। उन्होंने, आप सोचिए कि दिल्ली से चल के वो यहाँ तक आए, उन्होंने हमसे सिर्फ और सिर्फ टिकट का पैसा लिया, वो भी अरविंद गौड़ साहब ने अपने टिकट का पैसा नहीं लिया, वो अपने खर्चे से फ्लाइट से चल के लखनऊ आए, ठीक। और जाते वक्त स्लीपर क्लास में 28 लोगों का टिकट, जिसमें 3 का वेटिंग। आपका गेस्ट आ रहा है, बड़े नाम हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, जिनसे लोग सीख सीख के न जाने कितने बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, और वो भी खुद बॉलीवुड में तमाम उन्होंने काम किया हुआ। उसके बावजूद वो आया हमारे पास और वो करके चलेगा। उनको हम सवेरे क्या खिला रहे हैं, बंद मक्खन, समोसा, चाय, और वो उसमें खुश हैं। हमने कमरों में, हॉल में गद्दे डाल दिए, हमने कहा सर हम यही दे सकते हैं, और उनके ट्रेवल के लिए 28 लोगों के लिए आप कार लगाने का बजट नहीं हमारे पास। तो हमने 1090 से रिक्वेस्ट करी, हमने कहा 1090 हमारा सपोर्टर, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बात कर रहे हैं, आपका काम इसी पे, 1090 की पुलिस की बस लगी है, वो बस से ट्रेवल कर रहे हैं पूरे शहर में हमारे लिए, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम उनको सोफे नहीं प्रोवाइड कराए, हमने जो लोहिया पार्क का एम्फी थिएटर है, आपने देखा होगा वहां पर कि वो सिर्फ वो स्टेयर्स बनी हुई है बैठने के लिए, ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है, उस पे वो सब लोग उस पे बैठे आकर के। तो हमें जो सपोर्ट मिला वो ये मिला। पहला जो आपने कहा ना, वो तो भाई साहब का जो रहा, प्लस इन लोगों का जो रहा। हमने ऐसे सपोर्ट उठाया, किसी ने प्राइज स्पॉन्सर कर दिया,
इस तरीके से चीज़ हुई। हाँ, बाद में आकर के एट अ टाइम अब अगर आप बात करें तो अब हमारा ये है कि हम हर एक एक चीज़ का बजट निकालते हैं, हम हर एक एक चीज़ पे बजट पे ये काम करते हैं कि हम कैसे इसमें पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ा फंड दे के बैठा हुआ है या हमारे पास कोई ऐसी कमाई आ रही है। हम जिससे भी पैसा जो भी हमें डोनेट करता है हम उसको ये एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए भाई ये आपका पैसा था और ये जा रहा है। जैसे कई एक करुणा एडवोकेट है करुणानिधि यादव जी, उन्होंने क्या किया कि जब हम 2018 की बात है, वो और उनकी वाइफ हमारे घर आए, उनको लगा कि तुम बहुत अच्छा काम करो, और वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझे 15,000 की चेक दे दी, ठीक है, और उन्होंने नाम छोड़ दिया, उनका जिसका नाम भरना हो भर लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम जहाँ से ट्रॉफीज़ लेते हैं, जिस दुकान से जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी में ट्रॉफीज़ मेडल सर्टिफिकेट्स बनने होते हैं, हम वहाँ गए और हमने उस चेक में उसी दुकान का हमने नाम भर दिया और हमने कहा कि वो पैसा वहाँ चला गया। उनको भी एश्योरेंस है कि पैसा गलत नहीं इस्तेमाल हो रहा और हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव जो है वो अवेयरनेस का है और एक सही समाज, सही क्या, समाज हमारा बहुत अच्छा है, हमें सिर्फ ये सोच पैदा करनी है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ। तो वो चीज़ हुई और लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। अभी हमारे पास फंडिंग्स है, हमारा अकाउंट है, हमारे अकाउंट की एक एक डिटेल है, एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका जिम्मेदारी, जैसे कि हर एक की जिम्मेदारी होती है, कोई मीडिया देख रहा है तो एक अकाउंट्स की जिम्मेदारी है, क्या गया क्या नहीं गया, कितना पैसा बचा है क्या नहीं। आज के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, शुरुआत में तो जैसा आपने बताया सर कि आप ही सर्वे आपने सारे काम संभाले, आपने प्रिंट आउट भी सिस्टर ने आपके लाके दिया, आपने घरों घरों में बांटे। तो सर उस टाइम आपने जैसे बताया कि 4 साल का गैप था जब आपने संस्था शुरू की और अपने लॉ करियर को जब आपने स्टार्ट किया, परस्यू किया, तो सर इस बीच में तो आपने पूरी मेहनत की, बट उसके बाद कहीं ना कहीं सर आपको लोगों की जरूरत पड़ी और लोग भी आपके लिए काम करते हैं, और सर आपने एक सिस्टम बनाया होगा। तो सर क्या वो सिस्टम का कोई रेकरिंग कॉस्ट है, मंथली आपका कितना कॉस्ट आता है इसको, इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए? और सर जितने जो आपके लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, ऑडिट्स हैं, और ईयरली सर आपकी जो एनजीओ है उसको रन कराने के लिए आपको कुछ सीए को भी कुछ आई थिंक देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है आपका। तो सर ये कितनी कॉस्ट, अगर हम मान के चले, अगर हमें सिर्फ सस्टेन करना हो एक एनजीओ, वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, बट अगर सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कितना खर्चा आएगा लगभग मंथली? देखिए सस्टेनेबिलिटी का इशू क्या है, मैंने कहा नहीं, जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक चीज़ की लिए कॉस्टिंग देखी जाती है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट की बात हो रही होती है। मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो रहा हूँ, हमारी एनजीओ है, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिकल बात करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट हमारा भी होता है, ऑडिटर आते हैं, सीए हमारे हैं, 2 सीए ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं। अब उनका क्या होता है मैं आपको बता दूं, हमारी कॉस्टिंग कैसे कम होती है और फिर हम कैसे बजटिंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, ये एनजीओ अगर कोई चलाना चाह रहा है या इस तरह के टॉपिक्स पे काम करना चाह रहा है, तो उसको ये समझना होगा कि आप पैसे से ज़्यादा पहले व्यक्ति कमा लीजिए। क्योंकि अगर आपने व्यक्ति कमा लिया तो बहुत सा ऐसा काम है जो शायद पैसे से नहीं होगा, व्यक्ति से हो जाएगा। ईमानदारी की जो हम बात करते हैं ना कि हमारे समाज में ईमानदार लोग कम रह गए, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमें कुछ काम कराना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि आप कुछ पैसा लेके चलो, उसको पैसा देंगे तो जल्दी काम कर देगा। पहले तो ये सोच खत्म करिए, पहले तो आपको अपने व्यवहार से और उससे बात करके कम्युनिकेशन जो संवाद है उससे आप व्यक्त कमा लीजिए। अब जैसे हमारे साथ क्या है, हमारे साथ 2 सीए जुड़े हुए हैं और अच्छे सीए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। अब वो अपनी कोई फीस मुझसे नहीं लेते, हाँ जो उसमें हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है कागज तैयार करने में, उसका एक है, तो उसका एक आप बजट मिनिमम निकाल लीजिए, साल का आप निकाल लीजिए 10,000 15,000, जो आपको लगता है कि ये जाएगा 20,000 जाएगा, जो भी जा रहा है। प्लस उसके बाद आता है कि जो आपकी टीम काम कर रही होती है, तो जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि उसमें अदर फील्ड के लोग हैं। मैंने बताया जर्नलिस्ट भी हमसे जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड लोग भी हैं, हमारे साथ एडवोकेट्स हैं, हमारे साथ आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के कई ऐसे नामचीन हैं, वरुण टम्टा जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों की जो कॉस्टिंग है कैसे निकलेगी, कुछ हैं जो नहीं लेते हैं क्योंकि अच्छा काम है, कुछ का है जो हमारे साथ यंग ब्लड जुड़ा है, जो हमसे जूनियर है। हमारी कोशिश क्या है कि उनका जो एक्सपेंडिचर है, इवन देन अगर उनको अपना फ़ोन भी रिचार्ज कराना है, ठीक है, तो उसका वो बिल हमें लगाते हैं कि साहब ये हमने रिचार्ज कराया, ये हमारा बिल है, उन्होंने हमको दिया, हम सारी चीज़ें करके। तो एक संस्था को अगर आप ऐसे सपोर्ट से मिनिमम कॉस्ट पे अगर आप चलाना चाह रहे हैं, मैं वो वाली बात करूं आपसे, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2 लाख रुपए भी साल के लिए रख लेना तो आप अपना बेसिक खर्चा निकाल लोगे। हाँ, जब आप कोई कैंपेन कर रहे होते हो, कोई इवेंट कर रहे हो, कोई फंक्शन कर रहे होते हो, कोई सेमिनार कर रहे होते हो, उस टाइम पे जो खर्चे आते हैं
उन खर्चों को भी मीट आउट करने के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको ये लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही व्यवहारिक नहीं है ये, मतलब आप मुझे सोच पाओगे कुछ ज़्यादा ही व्यवहारिक नहीं है ये। हमारे यहाँ होल्डिंग और फ्लैक्स छपता है, बैनर्स लगते हैं, छपने का सब ऑब्वियस बात है, खर्चा होगा, ठीक है। जैसे जिससे मैं छपवाता हूँ वो सबको कहता है कि साहब हम इनको इतने रुपए में देते हैं, बट आप चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी इतने रुपए या 30% या 20% या 25% हम आपको डिस्काउंट कर रहे हैं। तो मेरी कॉस्ट कहाँ बच गई? यहां बची। हमने ये तो क्रॉस कटिंग, अपने कॉस्ट कटिंग कर ली, बताइए ये पैसा हमने बचा लिया, हमने अननेसेसरी खर्चा नहीं करना पड़ रहा। और दूसरा ये कि उसने अपने लेबर कॉस्ट में मुझे वो काम करके दे दिया। अब आज की तारीख में अभी जो हमारा पैगाम इस वक्त अभी चल रहा है, इस पर आप बात करना चाहोगे अगर आपको लगेगा तो, उस पर जो होल्डिंग्स लग रही है हमने एक व्यक्ति से छपवाया, उसने हमसे मिनिमम कॉस्ट पे छाप दिया, और उसके बाद लगने वाला जो टांगने वाला है वो भी जिनके भी होल्डिंग्स की प्लेसेस हैं उनसे बात करिए कि सर हमारा ये हम ऐसा ऐसा काम करते हैं। उनका कि ठीक है 10 दिन के लिए आपके लिए फ्लाइट साइट फ्री। जो है इट इज ऑलवेज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम कभी प्रॉफिट नहीं कमाते इससे। नहीं, आपके एनजीओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कोई भी एनजीओ हो, वो कोई भी एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल ही होती है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। उनका काम ही है ये कि भाई वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए कहा ही गया उनको, ठीक है ना, इसीलिए वो एनजीओ है, ठीक है। अब उनका काम कैसे है भाई, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि घर से पैसा लगा के आदमी काम करेगा। मैं भी अभी कर रहा हूं, जैसे मैं पहले करता था, मैंने आपको बताया, आपने भी चीज नोटिस करी कि पहले मैं पैसा अपनी जेब से लगाता था। धीमे धीमे सने सने मुझे ये चीज बुद्धि खुली कि भाई नहीं, आप समय दे रहे हो तो आप पैसा नहीं दोगे, पैसा कैसे आएगा। और मैं बेफिक्र हो करके आप लोगों से बोलता हूं देखो भाई ये है, मैं ये समय दे रहा हूं, तुम अगर समय दे सकते हो तो ये समय दे दो, अगर तुम मेरी ये व्यवस्था कर सकते हो मेरी व्यवस्था कर दो, नहीं है तो भाई देखो कुछ सहयोग कर दो, ठीक। अब सहयोग कैसे कि आप मान लीजिए आप हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं फॉर एन एग्जांपल, और आपसे मैं कहूं कि ऐसा करो डॉक्टर साहब यार मुझे जो है ना प्लीज तुम 10,000 रुपये दे दो, तो आपको लगेगा यार 10,000 रुपये क्यों दे दें। हम क्या करते हैं जैसे आपको 10,000 रुपये, आप हमें पता है कि आप 10,000 रुपये हमें दे सकते हो, मैं आपसे कहूंगा आप 10,000 दे सकते हो, आप मुझे 8,000 दे दो, आप मुझे 7,000 दे दो, आप 15 दे सकते हो, आप मुझे 12,000 दे दो, मुझे मत दो, संस्था को दे दो, ठीक है। आपने कहा यार ऐसा करो, पैसा तो नहीं है मेरे पास लेकिन तुम्हें कोई जरूरत हो तो बताओ, कुछ हम करा दें। कभी कभी होता है, जैसे हमें लगता है कि जैसे हमें लगता है कि यार किसी को मुझे कोई सामान देना है, तो मुझे लगा यार सामान मैं अभी तो खरीदने जाऊंगा तो ये 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का, शायद मेरा बजट अलाउ ना करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको किस्त पे ले लूंगा, मैं अपने कार्ड से उसकी किस्त पे कर दूंगा, लेकिन मैंने उसको सामान प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। किसी की शादियों में भी आप करते, देखिए सोसाइटी में काम करने के तरीके यही होते हैं। आपको किसी को सपोर्ट करना, कोई आता है आपसे कहता है साहब आपको 50,000 रुपये दे दो, आपको पता होगा कि आपको शायद 50,000 रुपये ना हो आपको देने के लिए आपके पास, ठीक है, लेकिन आपको तुम्हें क्या सामान लेना है 50,000, वो सामान ही तो खरीदोगे ना यार। मैं शादी की बात कर रहा हूँ, जैसे हम अपने एनजीओ में बात करते हैं यार हमको जरूरत है, हमें प्रिंटर की जरूरत है, तो मैंने आपसे कहा यार मुझे प्रिंटर चाहिए, तो आपने क्या कहते हैं कि प्रिंटर चाहिए ना, ठीक है कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें प्रिंटर तो 25,000 का नहीं खरीद के दे पाऊंगा, लेकिन एक काम करता हूँ मैं तुम्हें 25,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रिंटर दे देता हूँ। आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन बुक करके अपना किस्तों पे कर लिया, आपने मेरी मदद भी कर दी क्योंकि आप करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। तो सीए हमारे यहाँ सारा बजट निकालते हैं, हम लोग इसी करते हैं। जो हमारे साथ अकाउंट्स देख रहे हैं वो बैंक के ही एम्प्लॉई हैं, रहे हैं, अब वो किसी और फील्ड में, तो वो क्या करते हैं कि वो सारा बजटिंग हम निकाल लेते हैं। फिर हम ये देख लेते हैं कि साहब हमारा जो पीछे का जो बैकड्रॉप है, जैसे हमें स्टेज बनाना है, आदमी की आज की तारीख में क्या है कि हम जो हमारा काम करने का तरीका है, हम कैसे पैसा बचा के काम कर पाए, मिनिमम कॉस्ट पे आप कैसे करते हो, उसमें दो बातें हैं। आप एक चीज समझिएगा, भारत घूमना महंगा नहीं है, सस्ता है, बहुत सस्ता है। आप फ्री में देश घूम सकते हो। जिस देश में फ्री में ऐसा कोई भी शहर नहीं होगा जहां पर लंगर ना लगता हो, जहां पर आपको आश्रम ना मिल जाए, जहां आपको मंदिर ना मिल जाए, जहां गुरुद्वारा ना मिल जाए, जहां पर आपको खाने को ना मिल जाए। यार के लोग भी ऐसे हैं कि अगर किसी को भूखा देखते हैं तो 2 रोटी दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या, अच्छा हम घूमने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हम ऋषिकेश घूमने जाएंगे साहब। अब ऋषिकेश घूमने गए हो, तुमने 5 स्टार होटल बुक किया, तो खर्चा तो तुमने बढ़ाया ना, तुम गए हो वहां की वादियों का मजा लेने के लिए, कि होटल तो लखनऊ शहर में भी बहुत से हमारे लोग। ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है कि हमने क्या किया, हमने पीछे का फ्लेक्स का खर्चा बचा लिया, हमने काला पर्दा डाल के हाथ से पेंट करके कर लिया, और उससे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग कर ली हमने। एक शिवानी है, उसका कतरन करके अपना एक
एनजीओ टाइप का है, वो अपना काम करती है, जैसे उससे हमने सपोर्ट ले लिया। तो वो क्या है कि जैसे कि हमें झंडियां बनानी, मैंने कहा ना कि एनजीओ जब काम करता है, जब एनजीओ देखिए बिजनेस करने का ऑब्वियस सी बात है, आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको तमाम चीजें करनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको फंड लगेगा और आपको उसके लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली एनजीओ की बात करते हो, तमाम एनजीओ की बात करते हो, तो हम सपोर्ट में काम करते हैं। हमने क्या किया, हमको झंडियां बनवानी थी, जो आज झंडियां टंगती हैं, जो तिरछी वाली पहले कागजों की हुआ करती थी, अब कपड़ों की लोग बनी होती होती। हमने क्या किया, हमने कहा सबसे कम की ड्राइव चलाई। हमने कहा भाई आप लोगों के पास जो वेस्ट कपड़ा है, जो आप नहीं यूज कर रहे हो, वो आप हमें दे दो। हमने कुछ बॉक्सेस रखवा दिए, शीरोज पे रखवा दिया, ठीक है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स का कैफे है वहां पर हमने रखवा दिया, या हमने किसी और जो भी जिनसे भी हमने बात करें रिक्वेस्ट कर ली कि भाई यहाँ रख लो, और उन्होंने कहा कि ठीक है, डोनेशन में कपड़े आ गए। उन कपड़ों से जो एकदम सही कपड़े हैं, जो किसी को डोनेट किए जा सकते हैं, हमने डोनेट कर दिए। जो कपड़े बचे उससे हमने झंडियां बनवा ली, कपड़े का पैसा बचा, सिलाई का पैसा किया। तो जो काम हमारा शायद 50,000 या 25,000 में होता, वो शायद 5,000 में हमारा हो गया। बहुत बढ़िया सर। आप चीजों को रिसाइकिल करने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग अपना वो बनाना होता है, जैसे कि हम पैगाम जैसे करते हैं, हमें पैगाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम 3D के लिए कहेंगे यार इस पे तो 25,000 का या 50,000 का खर्चा आ रहा है, 3D में लिखवाना है। अरे कुछ नहीं करना, जाइए ना पॉलिटेक्निक हो रहा है, अपने कपड़े पे पेंट करा हुआ है, पेंट करा लिया हमने कहा हर बार फ्लैक्स आप करवाओगे, फ्लैक्स आप छपवाओगे, उस साल का फ्लैक्स वेस्ट हो जाएगा। आप प्लास्टिक ही तो यूज कर रहे हो। एक कपड़ा ले लिया आपने, उस पर बढ़िया से लिखा लिया, उसको रोल करके रख लो, जाओ प्रेस करके रख लो, अगले साल फिर लगेगा, पैगाम ही लिखना है यार। एनजीओ है इसलिए बोल रहे हो, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि आप बांस वाले से बनवाओ ना यार, आप उससे डिजाइन बनवाने की कोशिश करो। इतने खूबसूरत खूबसूरत रावण बन जाते हैं, इतने खुद के बुत बन जाते हैं, और लोग उसको सजा लेते हैं, दुर्गा पंडाल सज जाता है उसी बांस से। उस बांस से आप 3D बना करके लाइट डाल के काम करो ना, बिल्कुल, आपको क्यों करना इतना खर्चा। तो ऐसे आप पैसा हम बचाते हैं और ये बचत निकालते हैं, और जो हमारे साथ जुड़ता है उसकी जेब से कोई पैसा ना लगे, हम इस पे काम करें। हाँ, अभी हम इस स्टेज पे आए हैं कि हम किसी की जेब से कोई पैसा नहीं लगता, हम लोग लोगों के फंड से काम कर लेते हैं। हमारा टारगेट है फ्यूचर का कि हमारे पास इतना पैसा हो कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनकी जो मेहनत भी लग रही है, हम उसकी भी कॉस्टिंग उनको दे पाए। कि अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी हमें दे रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट उसका एक मेहनताना बन सकता है मिनिमम कॉस्ट, जिसपे उसको भी अपमानित जैसा ना लगे और मुझे भी देने में अजीब ना लगे, हम दे पाए। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें आपका कोई टेक इन्वॉल्व है, किसी पर्टिकुलर ऐप या जो आप यूज करते हो अपने डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए? नहीं, अभी हमारा पर्सनल कोई ऐसा ऐप नहीं है। हाँ, हमारी वेबसाइट है और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे हैं, और हम सोशल मीडिया का अपना एक बहुत पॉजिटिव रिलेवेंस है, वेबसाइट का अपना एक पॉजिटिव रिलेवेंस है, बट वो हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि भाई उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, और एक चाय साथ में बैठ के पी लेते हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेशन 1-to-1 में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितना है सर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? हाँ, अगर एक साल अगर हम बात करें, एक साल हमारे साथ जो जुड़ते हैं, कम से कम 100 लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं, 80-90-100 लोग या 110 ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो फिजिकली नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिजिकली प्रेजेंट आप 60 लोगों को पाएंगे, लेकिन 40 से 50 ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ फिजिकली नहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैठ करके काम कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्शन की टीम होती है, ठीक है, जो हमारी सोशल मीडिया की टीम होती है, वो शायद हमारे पास नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है बैठ करके, घर पे बैठ के। कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, जैसे जब हमने 2010 में शुरू किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस शहर में नहीं है, वो कहीं विदेश चले गए हैं, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, तो वो वहाँ से नहीं जुड़ सकता, वो यहाँ नहीं आ सकता, फिजिकली नहीं आ सकता, तो वहाँ से बैठ के वो हमारा कंटेंट एडिट कर रहा है, वो बैठ करके हमारा सोशल मीडिया संभाले ले रहा है, या हमारी वेबसाइट को अपडेट कर दे रहा है, या हमारे आर्टिकल्स लिख दे रहा है। आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं और फैमिली टाइम कैसे देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे हर बार पूछा जाता है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब देना भी बहुत उतना ही मुश्किल लोगों को लगता होगा। मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर आपके अंदर, बड़ा बेकार सी बात आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, और मैंने कहा ना कि एक डिसिप्लिन है आपके अंदर, और आपके अंदर ये तय है कि आपको कितने समय से कितने समय में अपने काम पूरे करने हैं, अगर आप ये डिवाइड करो तो 24 घंटे में सारे काम हो सकते हैं। भाई आप एक बात बताओ ना, एक प्रदेश का कोई मुखिया होता है, देश का कोई मुखिया, कोई प्रधानमंत्री हो,
या कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी एक आईपीएस ऑफिसर हो या आईएएस ऑफिसर हो, क्या उसका कोई वर्क ड्यूटी आवर्स है क्या उसके? नहीं ना। उतने में ही उसको अगर आज 12 बजे भी कहीं घटना घट रही है तो दरोगा को, पुलिस वाले को जाके खड़ा होना है, दिन में भी खड़ा होना है, वो आपको 24 घंटे मिला, क्या उसकी फैमिली टाइमिंग नहीं है ना? हमारी भी है। मैं कैसे मैनेज करता हूँ, जैसे कि मेरा है कि मैं सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ कि मैं सवेरे जल्दी उठूँ, ठीक है। मेरा कोर्ट का टाइमिंग है, 10 बजे मुझे कोर्ट पहुँचना है, 4:15 तक मुझे कोर्ट में रहना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 10 से लेकर 4:15 के बीच में लगातार मैं कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर बहस कर रहा हूँ, ठीक। मुझे अगर मेरा कोई फ्रेश केस लगा हुआ है और मैं सवेरे बहस कर रहा हूँ, मैं 12 बजे फ्री हो जा रहा हूँ। अब फिर मुझे पता है कि अब जो मेरा केस का मैटर है वो 3 बजे आने वाला है, और जब ये मेरा कैंपेन चल रहा है तो उस टाइम पे जो 12 से 3 के बीच का समय है उसको मैंने इस पे, उसमें से 1 घंटा निकाला और मैंने इसको दे दिया। फिर मैंने ये देखा, भाई देखिए, कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आपको समय कहीं ना कहीं से काटने पड़ेंगे, कुछ काटेंगे आप। फिर मैंने देखा कि मेरी जैसे छोटी बेटी है, मुझे उसे समय देना है, तो मैं क्या करता हूँ कि शाम को कोर्ट से निकलने के बाद मैं उसके पास गया, घर पर उसके साथ बैठा, उसका जो भी होमवर्क है या उसे खेलना है या जो भी उसके साथ बात करनी है हमने करी, उसको थोड़ा सा आधे घंटे का समय दिया, 1 घंटे का समय दिया। मेरा ऑफिस, क्योंकि वकील हूँ, वकीलों का शाम को चेंबर होता है, तो 7 बजे से मेरा चेंबर है अगर, तो मैं उन्हें उसको 6:30 बजे का कर लिया, ठीक। मैंने आधा घंटा इधर बढ़ा लिया, कुछ समय इधर क्रॉस किया, 6:30 से 8, 8:30 तक मैंने अपना चेंबर का काम किया, 8:30 से 10 मैंने अपने आप को पैगाम के लिए दिया, और 10 बजे के बाद मैं जाकर के ऊपर खाना तो मैं शाम को खा लेता हूँ, फिर अपनी वाइफ से बात की और हम लोग सो गए, 10:30, 11 बजे तक सो गए, फिर सवेरे 6 बजे उठ गए। अब 6 बजे उठने के बाद आपका ऑफिस नीचे ही है, घर पे आप बैठ गए। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि भाई ऑब्वियस बात है, खाली मुझे तो सब कुछ करना नहीं है, टीम को भी करना है, टीम के साथ बैठना भी पड़ेगा। तो अगर मुझे ये लगा कि मुझे आपके साथ बैठना है किसी काम के लिए, तो मैंने आपसे पूछा कि रात के 9 बजे कि सवेरे 8 बजे, आपने कहा कि सवेरे 8 बजे, तो ठीक, 8 बजे आपके साथ। किसी दूसरे ने कहा कि नहीं भैया मैं रात में 9 बजे, मैंने कहा ठीक है 9 बजे। जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरी टीम वहाँ बैठे काम कर रही है, हमारे ऑफिस में काम कर रही है, और सबको पता है कि 9 बजे निकल जाना है, ठीक है ना। तो हम ऐसे टाइम को डिवाइड करते हैं। हाँ, 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। फैमिली के साथ ऐसी व्यस्तम समय में भी 24 घंटे में एक टाइम ऐसा निकालिए जब आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के, चाहे तो चाय पीजिए, चाहे रात का डिनर करिए, चाहे सवेरे का नाश्ता करिए, अगर दोपहर का खाना खा सकते हैं तो दोपहर का खाना खाइए, एक काम कर लीजिए बस। जरूरी नहीं कि आप तीनों टाइम करें, क्यों? क्योंकि आप बिजी हैं फील्ड में और आप सोशल लाइफ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं सर फैमिली का मोटिवेशन रहता है, तभी आप ये सारे काम कर सकते हैं, अदरवाइज फैमिली सपोर्ट के बिना तो संभव ही नहीं है। नहीं कर सकते, इसमें सपोर्ट मिलता है फैमिली का, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट है सर। चैलेंजेस और रिस्क की बात कर लेते हैं सर। इतना बड़ा आप एनजीओ चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी बहुत सारे चैलेंज आते होंगे, और एनजीओ एज पर एनजीओ भी अगर अब उनको सेपरेट एंटिटी माने तो एनजीओ के क्या क्या चैलेंजेस हैं, प्लस पर्सनली आपको एनजीओ चलाने की वजह से कोई चैलेंज फेस करना पड़ा कभी? बहुत से चैलेंजेस रहे। जब 2010 में हमने पैगाम शुरू किया और अपनी एनजीओ अंदर शुरू करी, तो तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी हमारी, एज एन जर्नलिस्ट था मैं खाली, और कुछ ही पैसा मिलता था हमें, सेविंग्स नहीं थी, ठीक है। बहनों की शादी होनी है, पापा उसमें लगे हैं तो पापा से आप पैसा मांगे संस्था नहीं चला सकते, ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। 2018 में जब मैंने वापस, बीच में दो साल का 3 साल का 2014-15 के बाद मेरा 2 साल का गैप हुआ, 3 साल का, कि मैं पैगाम नहीं कर पाया, वो फाइनेंशियल और करियर को लेकर के चीज़ें थी। जब 2018 में वापस में आया तो चैलेंज हमारे सामने सबसे पहला यह था कि कोर्ट रूम में मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि जिस वकील के पास काम नहीं होता वो ये सब काम करता है। मैं इस पे आने वाला था सर, मतलब मुझे ये कमेंट्स मुझे मिले, ठीक है। तो मैं डर गया, मुझे लगा कि यार ऐसा कैसे। तो मैं आपको बता दूं, मैं सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ हाई कोर्ट में, IB सिंह साहब, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड एडवोकेट। मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर ऐसी सी बात कर रहा है। उन्होंने कह दिया गधे हैं सब, जो कह रहा है उससे कह दो कि ये सब मत करें, या उनकी बातों में बेटा ध्यान मत दो। तो मुझे बताया गया कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो एक समय में बॉलीवुड में पुलिस का रोल करते थे। IB सिंह साहब स्वयं एट द एज ऑफ 78 वो आल्हा लिखते हैं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पे किताब लिखी है, उन्होंने और यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि वो ब्लॉग्स लिखते हैं। उन्होंने एक प्ले लिखा जो स्वांग नाम से, वो प्ले एक्ट वो हुआ। फिर मैंने देखा कि मैंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे जर्नी दिखाई कि आप जितने भी सीनियर एडवोकेट्स को देख लीजिए या किसी भी जज को देख लीजिए, उसकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम दी एडवोकेसी
या अफोर्ड फ्रॉम द जुडिशियल जो भी कैपेसिटी में वो काम कर रहा है, उसके अलावा उसके अंदर एक कोई टैलेंट पड़ा हुआ है, या तो वो सिंगर है, या वो डांसर है, या वो कोई ना कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सिंथेसाइजर बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको स्पेस दे रहा है। तो जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कई हाई कोर्ट के जजेस, मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैं उन लोगों के पास जब बैठा और मैंने कहा कि सर ये मैं कर रहा हूँ, लोग मुझे ऐसा सा कहते हैं जिनसे मैं थोड़ा सा क्लोज हो पाया या जिनसे मैं अपनी बात रख पाया कभी भी इंडिपेंडेंट होकर के, तो उन्होंने कहा कि ये आप सोचिए ही नहीं कभी। रीजन बीइंग कि अगर आप सोसाइटी के बीच में नहीं है, आप रियल सोसाइटी या रियल जो इंडिया है उसको आप जान ही नहीं रहे हैं, तो आप यहां बैठ के काम कैसे कर पाएंगे। एक आईएएस ऑफिसर अगर फील्ड पे निकलना बंद कर दे तो वो जनता की जायज जरूरत क्या है उसकी वाकई नीड क्या नहीं जान सकता। आईपीएस ऑफिसर अगर निकलना बंद कर दे तो जान ही नहीं पाएगा कि हम क्राइम कैसे रोकें, क्रिमिनल्स होते कहते हैं, सोसाइटी में किस तरह के क्राइम की दिक्कत आ रही है। ठीक वैसे ही एडवोकेट्स के साथ है, ठीक वैसे ही डॉक्टर्स के साथ है, वैसे ही जर्नलिस्ट के साथ है। आप बंद कमरे में बैठ के आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, आप समाज की प्रॉब्लम नहीं ला पाएंगे। तो मेरे साथ ये चैलेंजेस हमेशा रहा। दूसरा, जब आप एनजीओ से आते हो, एक दौर आता है किसी भी चीज का, और एक नरेटिव्स हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे नरेटिव्स बहुत सेट किए जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि किसी चीज को, जैसे कब हो गया एनजीओ, अच्छा ठीक है ये पैसा लूटने आए होंगे। ये बिल्कुल सही सर। लोगों के मन में सर ऐसे डाउट्स रहते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया है NGO। बिल्कुल नहीं है ऐसा देखिए, ऐसा हो सकता हो कि कुछ लोग करते हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि ना हमने कभी किया, ना हमने कभी सुना, और ना हम इस चीज पे कभी बिलीव करते हैं। क्योंकि जितनी एनजीओ के साथ हमने जुड़ के काम किया है आज तक, बहुत सी बड़ी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जिनके साथ हमने काम किया है और फंड रेज किया है या उनसे हमने सपोर्ट लिया है। आप यकीन मानिए ये एक बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है, इसमें आपकी अर्निंग भी अच्छी होती है। आप बहुत से ऐसे एनजीओज हैं, आप वहां जाइए, आज की तारीख में लोगों का सपना होता है उन एनजीओज में काम करने का, ठीक है। अब आप अगर बात करें तो आप यूनिसेफ की बात करते हो, आप यूएनओ की बात करते हो, आप वहां से देख लो वो फंडिंग्स किसको देते हैं, वो इन्हीं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो देते हैं, एनजीओज को जो देते हैं।